हेलो क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में डील किया था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें हमने बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे थे। और इसमें जितने भी B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B9, B12 जितने भी विटामिन्स इंक्लूड हो रहे थे, हमने उसको सारे को डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट विटामिन्स की तरफ आते हैं, तो वो है विटामिन C, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है विटामिन सी? ये जल में घुलनशील विटामिन है। यह इंटरसेलुलर सपोर्टिंग टिश्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये शरीर की सामान्य उपापचय जनरल मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। और यह इरिथ्रोसाइट जो है हीमोग्लोबिन को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। तो ये विटामिन क्या है? विटामिन जो सी है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जो कि इजीली क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं या फिर एंटी एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो या फिर एंटी स्कर्वी फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, तो जो डिसीज़ कॉज होती है उसको हम स्कर्वी कहते हैं। आपने सुना होगा कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी रोग जो है हो जाता है। तो हम इसीलिए इसको एंटी स्कर्वी फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये उस डिसीज़ को होने से रोकता है। तो जो विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि जल में घुलनशील होते हैं, वाटर में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ये स्टोर नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है ये इंटरसेलुलर जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और शरीर में जो नॉर्मली जो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। और साथ में जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है उसके यूटिलाइज करने में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब अगर इस विटामिन की कमी बॉडी में हो जाती है तो इससे क्या होगा, जो बोन है उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जो बोन्स है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा, तो वो बोन्स जो है इसमें अफेक्टेड होगी। अब साथ ही सेकंड क्या होगा, जो बोन कार्टिलेज है वहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स है उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ और जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम हो जाएगी, मतलब प्रोलिफरेशन होने लगेगा, मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगा, जिससे क्या होगी, जो बोन्स है वो ब्रिटल बोन हो जाएगी, ठीक है। और अक्सर क्या होगा, फ्रैक्चर भी हो जाएगा, इसमें टूट जाएगी। अब इसके अलावा पेरिओस्टियम के नीचे क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगी और इससे क्या होगा, वहाँ पे पेन भी होगा, साथ में स्वेलिंग भी आएगी। और क्या होगा, स्कर्वी एक डिसीज़ होती है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कॉज होती है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी रोग हो जाएगा। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन सी की, ये कितनी होनी चाहिए हमारी डाइट में, 50 से क्या है 75 mg होनी चाहिए। अब अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो क्या सिम्टम्स कॉज होंगे, लिम्स जो है हमारे, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब जो है वहाँ पे क्या होगा, पेन होने लगेगा। और क्या होगा, टेंडरनेस हो जाएगी। और क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे कि अगर बच्चे को हम गोद में लेकर अगर खड़ा करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उसे पेन होगा और बच्चा क्राई करेगा, रोने लगेगा। और जो मेंढक होती है, फ्रॉग जो होती है, उसकी तरह क्या करेगा, अपने हाथ और पैर को क्या करेगा, जो लिम्स है उसको बिना हिलाए डुलाए क्या करेगा, चुपचाप लेटा रहेगा। अब जो नेक्स्ट जो इसके सिम्टम्स होंगे, एस्कॉर्बिक रोसरी, इसमें क्या होगा, जो लॉन्ग बोन्स होती है बॉडी में वहाँ पर क्या होगा, ऑस्टियोकोंड्रा जो बडिंग है उसके कारण वहाँ पे दाने, मतलब क्या होंगे, कुछ स्पॉट्स टाइप के दिखने लगेंगे। और क्या होगा, साथ में जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी। और क्या होगा, स्पंजी गम्स हो जाएंगे। स्पंजी गम्स में क्या है, जो मसूड़े हैं वो क्या होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, स्वेल्ड हो जाएंगे, वहाँ स्वेलिंग आ जाएगी। और क्या होगा, साथ में गम्स में ब्लीडिंग भी होने लगेगी, बच्चा इरिटेट होगा साथ में। और जो वुंड है वो जल्दी हील नहीं हो पाएंगे, बहुत लेट हील होंगे, घाव जल्दी नहीं भरेंगे, ठीक है। या फिर इन्फेक्शन भी जल्दी कॉज होगा बच्चे को इसके कारण। अब इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे, डायग्नोसिस के लिए जो सिम्टम्स है इसके अकॉर्डिंग हम इसका एक ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है हम इसके सिम्टम्स को देखेंगे, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसमें पेन, टेंडरनेस
स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स, एस्कॉर्बिक रेसिडी, जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम्स को देखना है और इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है बच्चे का। एक्सरे लिम्स, एक्सरे जो एक्सरे होता है उसमें क्या करना है, एक्सरे में ये जो बोन्स हैं ये कैसे दिखेगी, ग्राउंड ग्रास के टाइप दिखेगी। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे, 500 mg से 1000 mg विटामिन क्या करना है, OD दिन में एक बार देना है। वीक में क्या करना है, हमें एक वीक तक के क्या करना है, OD 500 to 1000 mg विटामिन C की क्वांटिटी देनी है। अब जो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले 2 दिन के अंदर हमें क्या करना है, पेन हो रहा है जो उसका हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, उसका प्रिवेंशन करना है। अब इसमें क्या क्या प्रिवेंशन होंगे, डेली डाइट में विटामिन C की पर्याप्त मात्रा 50 to 75 mg लेनी चाहिए। मतलब विटामिन C की कमी हो रही है तो हमें क्या करना है, विटामिन C की क्वांटिटी उसके डाइट में इंक्लूड करनी है। तो क्या करना है, 50 to 75 mg की जो हमें विटामिन C की क्वांटिटी है वो देना है, या तो टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं या फिर कुछ हम नेचुरल सोर्सेज डाइट्स के रूप में भी दे सकते हैं। अब जो नेचुरल सोर्सेज है उसमें क्या आएगा, ऑरेंज जूस हो सकता है, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश क्लीन फ्रूट्स हो सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए गावा हो सकता है, टमाटो हो सकते हैं, लेमन जूस वो भी दे सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे जो फ्रूट्स दिए हुए हैं तो सारे जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, तो खट्टी चीज़ें जो होती हैं जिसमें थोड़ी खटास होती है, वो चीज़ें सारी विटामिन C से भरपूर होती है। तो हमें इस टाइप की चीज़ें क्या करना है, बच्चे को प्रेफर करनी है। अब जो मदर है, मदर को क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, इसको हेल्थ एजुकेशन देना मदर को, इसमें मदर को बताना है, मोटिवेट करना है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाना है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों बेनिफिशियरी है, ये सारी चीज़ें क्या करना है, मदर को बताना है। और क्या करना है, मिल्क में विटामिन C का होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा और क्या सिखाना चाहिए कि वो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो जो विटामिन C है वो उन्हें एक्स्ट्रा देना है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ विटामिन C की भी क्वांटिटी देना है। अब जो गरीब परिवार है, बहुत ही पुअर फैमिली है, जो लेडीज़ है पुअर फैमिली की, उनको क्या कहना है, अगर वो संतरे जो ऑरेंज लेते हैं वो या फिर कुछ फ्रूट्स नहीं ले सकती है तो उन्हें क्या करना है, हम टैबलेट के फॉर्म में विटामिन C की जो कैप्सूल है उसको दे सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाटर सॉल्युबल विटामिन देखा, विटामिन C। अब हम देखते हैं विटामिन D जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अब इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा हमारी बॉडी में, तो ये जो वसा में घुलनशील समूह का एक महत्वपूर्ण विटामिन है। ये क्या विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर, फैट सॉल्युबल विटामिन्स किसे कहते हैं, ये जो फूड्स हम लेते हैं ये क्या करते हैं, जो बॉडी हमारी उसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जितना यूटिलाइजेशन है इसका, यूटिलाइज जितना हो पाता है, ठीक है, बाकी जो बचा हुआ जो विटामिन होता है, जो बचा हुआ जो हमारा जो फूड्स हैं वो क्या होता है, हमारे क्या है, बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। अगर इसकी कमी जो है बच्चों में मेनली 6 मंथ से 2 ईयर के जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें देखी गई है। और विटामिन D की कमी से क्या होता है, बोन्स में कैल्सिफिकेशन क्या होता है, उसमें कमी आ जाती है, जो बोन्स है वो अफेक्टेड होती हैं। इसमें जो लॉन्ग बोन्स है वहाँ पर क्या होगा, कोलेजन्स जो मैट्रिक्स है वहाँ पे क्या होगा, इसका क्या निर्माण होने लगेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मिनरलाइजेशन डिफेक्टिव होने के कारण जो बढ़ती हुई जो बोन्स है वो भी कमज़ोर हो जाएगी, और इसके कारण क्या होगा, जो बोन्स कमज़ोर हो गई, अब जो वेट है बॉडी का वो उस पर पड़ेगा तो उसके कारण वो कैसी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, मतलब कुछ कर्व शेप हो सकती है। और इस जो कंडीशन है इसको क्या कहते हैं, बच्चों में जो होता है वो उसको रिकेट्स कहते हैं। जो बड़ों में जो ये डेफिशिएंसी कॉज होती है तो उससे उन्हें ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होता है, पर बच्चों में विटामिन D की कमी से रिकेट्स कॉज होता है।
तो विटामिन डी जो ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के जो लेवल्स है उसको मेंटेन करता है। तो कैल्शियम और जो फास्फोरस है वो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करके बोन्स में क्या करता है, कैल्शियम डिपोजिशन को बढ़ाता है। तो आप समझे, मतलब विटामिन डी जो है ये क्या करता है, ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। जो हम विटामिन डी पढ़ रहे हैं ये बोन्स के लिए कैल्शियम फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बोन्स में कैल्शियम कम हो जाता है तो बोन्स क्या होती है, घिस जाती है और इजीली फ्रैक्चर भी हो जाती है और उसमें जॉइंट पेन होने लगता है। तो विटामिन डी क्या करता है, जो कैल्शियम फास्फोरस है उसको बोन्स के साथ जोड़ के रखता है, जॉइंट करके रखता है। और जो कैल्शियम फास्फोरस का जो इंटेस्टाइनल जो ऑब्जर्प्शन होता है, ऑब्जर्प्शन में क्या करता है, ये बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करके रखता है, उसको जोड़ के रखता है। अब इसके कॉजेज़ क्या है, अगर विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स हो रहा है इसके कॉज क्या होंगे कि डाइट में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। साथ में जो त्वचा है, स्किन है, वहाँ पर पड़ने वाले जो भी सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट पड़ रहा है उसकी कमी हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा सोर्सेज क्या होते हैं इसके, सोर्सेज मेनली जो होता है, पहला जो सोर्स होता है विटामिन डी का वो होता है सनलाइट। मतलब सूर्य के प्रकाश से हम क्या करते हैं, विटामिन डी लेते हैं। और इसके अलावा कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जिसमें हमें विटामिन डी की क्वांटिटी मिलती है। तो ऐसे जो है जब हमारे स्किन्स में जो सनलाइट है अगर कम पड़ता है, हम प्रॉपर सनलाइट नहीं लेते हैं तो क्या होगा, ऐसे अधिकतर जब हम जैसे डार्क डिम लाइट वाले जगह पर जाते हैं प्लेसेस पे, तो क्या होता है हमारी बॉडी है उसको पूरा क्या है ढक कर रखने से ये हो जाता है। अब जो कुछ जो डिसीज़ेज़ हैं जो कैल्सिफिकेशन में क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन जो होती है, रेसिस्टेंस का काम करती है। जैसे कि जो लीवर की डिसीज़ होती है उसमें भी ये क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। साथ में अब इसका साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं हम नेक्स्ट। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, बच्चे में विटामिन डी की कमी से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा और क्या होगा, उसे स्वेटिंग भी होती है। साथ में जो बच्चा है वो कैसा होगा, फ्लेबी और थोड़ा सा हल्का येलोइश हो जाएगा, उसकी स्किन जो है वो येलोइश हो जाएगी। और असामान्य रूप से सिर बड़ा होता है, मतलब हाइड्रोसेफेलिस टाइप का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें जो फॉन्टेनिल्स है वो वाइड हो जाएंगे और थोड़े टाइम बाद क्लोज होंगे। ठीक है, अब बच्चों में जो फॉन्टेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनिल्स होता है और पोस्टीरियर फॉन्टेनिल्स प्रेजेंट होता है। एंटीरियर जो फॉन्टेनिल्स होता है वो डायमंड शेप का होता है, पोस्टीरियर जो फॉन्टेनिल्स होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो ये कैसे हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे और जल्दी क्लोज नहीं होंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो डिलेड टीथ इरप्शन होगा। अब जो उनके दांत है वो देर से निकलेंगे और उनमें क्या होगा, होल टाइप के प्रेजेंट हो जाएंगे। अब रिकेट्स जो है, रिकेट्स रोजरी, वो भी उसके भी सिम्टम्स दिखाई देंगे। साथ में जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन्स है वो कैसी होगी, थोड़ी स्ट्रेट नहीं होगी, वो झुक जाएगी। और जो बच्चे की जो रिस्ट है, जो कलाई है, नीज है ना, घुटने हैं, वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग आने लगेगी। क्योंकि जो बोन्स है उसके सिरे कैसे होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब जो बोन्स है वो कैसी होने लगेगी, सॉफ्ट होने लगेगी और वो आसानी से मुड़ जाएगी, जिससे कि क्या होगा, नॉक नी और बो लेग्स हो जाता है। मतलब क्या होगी, जो हड्डियाँ है वो सॉफ्ट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगी, ये जो कर्व शेप ले लेगी, हड्डियाँ जो है वो कर्व शेप में आ जाएगी, सीधी स्ट्रेट नहीं होगी। अब जो पेल्विस है, पेल्विस असामान्य आकृति मतलब एक एबनॉर्मल शेप का हो जाता है, जो कि लेडीज़ों में जो न्यूबॉर्न बेबी के जो बर्थ होता है उस टाइम पे क्या करता है, ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज करता है। अब जो वो है एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कैसी होगी, वीक हो जाएगी और इससे क्या होगा, बच्चा पॉटबिलिस हो जाता है। अब बच्चा क्या होगा, इसमें वीक हो जाएगा और बच्चे में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो भी बार बार होने लगेगा। उन्हें क्या है, रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, बार बार बच्चे को इन्फेक्शन कॉज होगा। साथ में बच्चे को क्या होगा, डायरिया भी बार बार लगेगा। अब डायग्नोसिस देखते हैं उपरोक्त लक्षणों के अनुसार। अब जो सिम्टम्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका
ट्रीटमेंट करना है। एक्सरे कैल्सिफिकेशन कम दिखाई देता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो बोन्स है वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो या तो कर्व शेप ले लेगी या तो फिर तिरछी हो जाएगी। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका? इंजेक्शन विटामिन डी, इसे हॉस्पिटल में ही लगवाना है। इसीलिए जो विटामिन डी की कमी से जो बच्चा आता है उसको क्या करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटल में जो ऑर्थोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास भेज देते हैं। अब इसमें प्रिवेंशन क्या है? जो रिकेट्स है इसमें क्या करना है, हमें गुड डाइट देना है, बच्चे को एक अच्छी डाइट देना है और साथ में क्या करना है, उसे विटामिन डी की भी क्या करना है, पूरी प्रॉपर क्वांटिटी देनी है। मतलब हम विटामिन डी उसको देंगे तो डाइट में तो देंगे ही, साथ में हमें क्या करना है, उसको धूप में भी कुछ टाइम पे, मॉर्निंग की जो सनलाइट है उसमें भी कुछ टाइम तक बच्चे को ओपन रखना है, जिससे कि क्या होगा, विटामिन डी बच्चे को मिल जाएगा और ये जो डिसीज़ है ये क्या होगी, क्योर हो जाएगी। अब जो 3 मंथ से जो 4 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनके जो ओरली उन्हें क्या देना है, विटामिन डी का डोज देना है, जिसकी क्वांटिटी होगी 400 इंटरनेशनल यूनिट। अब जो 4 ईयर के बाद जो इसकी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे बच्चे के लिए, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट हम इसको कर देंगे। अब क्या है, जो स्किन्स है, स्किन पर एक जो पर्याप्त सूर्य के प्रकाश को पड़ने देना है ताकि विटामिन डी शरीर में बन सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें क्या करना है, बच्चे को सनलाइट में एक्सपोज़र करना है, एक्सपोज करना है, जिससे कि विटामिन डी उनकी बॉडी पर पड़े, स्किन पर पड़ने से वो उसको ऑब्जर्व कर लें। अब क्या है, भोजन में जो मिल्क है, घी है, मक्खन है, अंडे की जर्दी, लीवर्स, ऑयल्स, तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि इनमें विटामिन डी की क्वांटिटी पूरी पर्याप्त मात्रा में होती है। नेक्स्ट हम डील करते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी। अब आयोडीन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है, जो बच्चे की बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या डिसीज़ कॉज होगी, तो गॉइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो पहले हम देखते हैं आयोडीन क्या होता है। आयोडीन शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक तत्व है जो कि थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होता है। अब आयोडीन क्या होता है, आप सभी जानते हो, हम आयोडीन लेते हैं नमक में, है ना। तो ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है हमारी बॉडी के लिए। ये क्या करता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसके नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब जो है, जो पर्वत वाले जो एरियाज़ हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर आयोडीन की कमी ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि जब बरसात में क्या होता है, जो ज़मीन की जो आयोडीन है वो क्या होती है, बह जाती है और जो खुले जो एरियाज़ है वहाँ पर जाके जमा हो जाती है। अब अगर आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो क्या डिसीज़ कॉज होगी, वाइटर, जिसको घींगा कहते हैं, क्रेटिनिज्म होगी, बौनापन आ जाएगा, बच्चे की जो फिज़िकल जो उनका शेप है, जो कद है वो कैसा होगा, छोटा हो जाएगा और ये धीरे इनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगा, है ना। साथ में क्या होगा, जो मेंटल डलनेस होगी, मतलब मेंटली रूप से भी वो थोड़ा सा वीक रहेगा। अब गॉइटर क्या होता है, गॉइटर के रीज़न क्या है, गॉइटर में क्या होता है, गला जो है, हमारी जो नेक है वहाँ पे क्या होता है, मसल्स क्या होती है, बढ़ जाती है, जो शेप है हमारा वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब इसके कॉजेज़ क्या होंगे, थायराइड ग्लैंड के लिए जो इम्पॉर्टेंट आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो भोजन में अगर कम होती है, हमारे फूड्स में अगर हम डाइट में अगर कम लेते हैं, जिससे कि ये बीमारी कॉज होती है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं। अब अगर गॉइटर हो जाता है तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो थायराइड ग्लैंड का जो आकार जो है बढ़ जाता है इसमें, जिससे कि जो हमारी गर्दन होती है वो वहाँ का भाग क्या होता है, फूल जाता है। तो अगर इसकी कमी होती है अगर बच्चे में, तो क्या होगा, बच्चे को गॉइटर कॉज होगा। अब मेथड ऑफ गॉइटर एग्जामिनेशन क्या है, बच्चे को क्या होगा, जब वो फूड्स को या फीडिंग करेगा तो जब वो दूध को निगलेगा तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या होगा, उसके नीचे से वो गति करेगा। इसके साथ जब वो बढ़ जाएगा तो जो फिंगर्स है वहाँ से उसको महसूस कर सकते हैं कि इसका साइज बढ़ रहा है। इसके लिए बच्चे के पीछे खड़े होकर क्या करना है, फिंगर्स को क्या करना है, हमें थायराइड ग्लैंड पर रखना है, जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होती है। जैसे ही बच्चा उसको फूड्स को क्या करता है, निगलता है, तब इसका हमें क्या होता है, एहसास हो जाता है, इसको हम फील कर सकते हैं।
तो अब इसके कुछ ग्रेड दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रेड फर्स्ट में क्या है, ग्रेड 0 दिया है। अब टटोलने पर जो गॉइटर है वो कैसा होता है, फील नहीं होता है। अगर फर्स्ट 0 स्टेज है तो क्या होगा, गॉइटर को हम फील नहीं कर सकते। अब जो इसके ग्रेड 1 है, गॉइटर में क्या करेंगे, उसको फिंगर्स से क्या करेंगे, हम उसको फील करेंगे, उसको महसूस कर सकते हैं, पर ये हमको दिखाई नहीं देगा। मतलब फील कर सकते हैं पर ये बाहर की तरफ नहीं आया है उस टाइम पे। तो क्या है, जब तक कि हम सर को ऊंचा नहीं करेंगे, स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक ये हमें अच्छे से बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अब जो थर्ड ग्रेड है, इसमें क्या होगा, जो गॉइटर है ये एक हेड की नॉर्मल कंडीशन की, अगर हम जैसे सीधा अगर बच्चा सर रख रहा है तब भी ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि गॉइटर है, क्योंकि क्या होगा, गला जो है वो बच्चे का बढ़ जाएगा। अब ग्रेड थर्ड में गॉइटर जो है, जिसको गर्दन में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े होकर भी देख सकते हैं। मतलब अब ये इजीली हमें क्या है, विजुअलाइज हो जाएगा कि हम इसको इजीली देख सकते हैं। अब जो ग्रेड फोर्थ है, इसमें गॉइटर का जो शेप है, आकार है, वो कैसा होगा, बड़ा हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट 3 to 5 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के देना है पानी में मिलाकर, और दिन में कम से कम कितना देना है हमें, 3 to 5 ड्रॉप्स देनी है, और इसे 1 मंथ तक के हमें कंटिन्यू करना है। क्रिटिसिन, अब इसमें क्या है, क्रिटिन इसमें क्या है, इसमें ये बच्चे जो है इससे सफ़र करते हैं, और ये बच्चों में क्या है, बच्चों के जन्म से पहले जो मदर है उनमें आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो क्या होता है, माँ को गॉइटर हो जाता है। अब इस रोग से क्या होगा, थायराइड जो हार्मोन्स है उनकी भी कमी आएगी। अब उसके क्या सिम्टम्स दिखेंगे, जो बच्चा है, बच्चे का जो मुंह है, बच्चे का मुंह खुला होना, जीभ का बड़ा होना, ये ऐसे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ इसमें दिखाई देगी। तो जो स्किन है, स्किन और हेयर्स जो है वो कैसे होंगे, मोटे रहेंगे, उनके जो रोम है वो कैसे रहेंगे, वाइट रहेंगे। जो पल्सेस है वो धीरे धीरे चलेगी, धीमी, और जो स्किन्स है वो कैसी, कोल्ड रहेगी, कोल्ड स्किन होगी। साथ में जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लोअर रहेगा, वो कॉन्स्टिपेशन होगा बच्चे को, और क्या होगा, जो फिज़िकली जो एक्टिविटीज़ होगी उसकी वो स्लो होगी। और अगर न्यू बॉर्न है तो न्यू बॉर्न में जो अम्बिलिकल हर्निया है वो हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है, जिसमें स्किन्स का जो कलर है वो येलो दिखाई देगा। और क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाएगी, उसका जो कद है वो छोटा रह जाएगा। साथ में डीफनेस भी हो सकता है, बच्चा बहरा हो सकता है, या तो डमनेस हो सकता है, गूंगा हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर जन्म के जस्ट बाद थायराइड हार्मोन अगर देते हैं बच्चे को तो कुछ कंडीशन तक क्या होगा, वो नॉर्मल हो सकता है। अगर थायराइड हार्मोन अगर तुरंत नहीं देते हैं या फिर देने में हम देर करते हैं तो क्या होगा, बच्चा हमेशा के लिए इससे अफेक्टेड हो सकता है। मतलब उसको गॉइटर होगा तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। देन प्रिवेंशन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी क्या करेंगे, आयोडीन की कमी से होने वाले जो सिम्टम्स है इसको रोकने के लिए क्या करना है, हमें खाने में जो आयोडीन की जो प्रिवेंटिव डोज है उसको देना है बच्चे को, खाने में आयोडाइज सॉल्ट देना है, और क्या करना है, उसका यूज़ करना है, जो कि सभी जगह उपलब्ध होता है। जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो सभी घर में उपलब्ध होता है। अब जो ड्राई जो सी फिश होती है, मतलब सूखी समुद्री मछली जो होती है, वो भी क्या करती है, आयोडीन में क्या करती है, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है, तो वो भी दे सकते हैं। इसके साथ में क्या करना है, जो हेल्थ एजुकेशन देना है मदर को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको, 15 से जो 45 ईयर की जो एज ग्रुप की जो लेडीज़ें हैं उनको क्या करना है, पहले आयोडीन की जो ये है प्रथम जो प्राथमिकता होती है उसके रूप में जो आयोडीन की जो एक्स्ट्रा आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो देनी है। साथ में उन्हें एजुकेशन भी देना है। पानी में मिलाकर अब क्या करना है, आयोडीन को क्या करना है, सॉल्यूशन को लेना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ये आयोडीन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं, इतना इनफ है। सो नेक्स्ट हम पार्ट 3 में देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम आयरन को डील करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।